अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किए थे। उसका प्रोटोकॉल ये आपके सामने नजर आ रहा है कि मिनिमम ऑफ 6 कैलिब्रेशन लेवल्स शुड बी यूज्ड इन एडिशन टू द ब्लैंक सैंपल एंड जीरो सैंपल। ठीक है। और फिर द कैलिब्रेशन कर्व पैरामीटर शुड बी रिपोर्टेड स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन केस ऑफ लीनियर फिट। स्लोप उसकी जो है वो m और उसका y इंटरसेप्ट जो है वो b, और प्लस उसकी x और y एक्सिस की वैल्यूज वो पहले ही पता होती हैं। फिर बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशंस ऑफ द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स शुड बी विद इन प्लस माइनस 15%। ठीक है, ऑफ दी नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या आती है? जो वैल्यू हमने खुद जो कंसंट्रेशन ऐड की है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट टाइम हम किए थे उसमें अगर हमने 60 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर वाले, तो वो 60, 30, 10 जो है वो उनकी नॉमिनल वैल्यूज हैं, नॉमिनल कंसंट्रेशन है जो हमने खुद उसके अंदर ऐड की हुई है। ठीक है, तो प्लस माइनस 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर LLOQ फॉर विच इट शुड बी विद इन प्लस माइनस 20%। आज हमने ये काम करना है इसका कि इसके ऊपर स्टैंड लगा के देखनी है कि प्लस माइनस 15% जो है वो क्या है, और उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब है। अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं? अच्छा, तो ये स्लाइड एटलीस्ट 75% ऑफ द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स विद अ मिनिमम ऑफ 6 कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड लेवल्स मस्ट फुलफिल दिस क्राइटेरिया। यानी अगर आपने सपोज 4 कैलिब्रेशन कर्व बनाए हैं, तो उसमें से 3 इस क्राइटेरिया को एटलीस्ट फिल करते हैं, यानी 75% जो है वो फिल करते हो इस क्राइटेरिया को। ये लास्ट टाइम हमने एक्सेल के ऊपर मैंने आपको शीट दी थी शायद ये, तो इसकी आपने कैलकुलेशंस करनी थी, सारी की सारी आपने कर ली हैं कैलकुलेशंस, बैक कैलकुलेटेड कंसल्टेशंस। चलें, अगर नहीं की हुई तो ये 3 की तो कर चुके हैं, बाकी 2 की भी फौरन कर लेते हैं हम, कि इस तरह लेके इसको कैलिब्रेशन यार काका पापा को खुलवाना भाई, नहीं तो खोल दे यार। अच्छा जी, यहाँ से ये इंसर्ट में जाके आपने ये कर्व प्लॉट करना है इसका। ठीक है, कर्व के ऊपर फिर आपने इसको क्लिक करके राइट क्लिक करना है और ऐड ट्रेंड लाइन। तो ये यहाँ पे नीचे डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू एंड डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने ये m की वैल्यू इधर लिख दी। m की क्या वैल्यू आ रही है? 9332। b की वैल्यू है 790.57, 790.6। ठीक है, यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया हुआ है पहले ही, आपको याद होगा कि ये जो इक्वेशन इधर कहीं लिखी थी, ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये वाली इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन का हमने फार्मूला बना के तो यहाँ पे ये लगाया हुआ है पहले। तो इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें नीचे, तो ये सारे, यानी यहाँ पे ये फार्मूला लगा है, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है कि ये उसकी कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन है 60.2, ये उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन है। तो एक्चुअल कैलकुलेटेड को एक्चुअल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये उसकी परसेंटेज रिकवरी आ जाएगी उसकी, कि कितने परसेंट उसके अंदर ड्रग जो है वो हमें, हमने कितनी डाली थी और वो जितनी बता रही है, और जो वो मेथड या ये कैलकुलेशन का बता रहे हैं वो कितने परसेंट है उसकी नॉमिनल कंसंट्रेशन से। ये ऑब्जर्व कंसंट्रेशन है, ये नॉमिनल कंसंट्रेशन। ठीक है, इस पूरे को हम इसी तरह अगर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। हाँ, ये क्या हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई है। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है कि जो पहले हम करते आ रहे हैं कि यहाँ से इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे। दूसरा एक और भी मैंने आपको मेथड बताया हुआ था कि आप इन दो वैल्यूज को फिक्स कर लें। m क्या है, यानी ये d और e की वैल्यू यहाँ पे आप फिक्स कर लें, c को फिक्स ना करें। कैसे फिक्स करेंगे? ये e के ऊपर ला के आप F4 प्रेस करें अगर, तो ये एक डॉलर साइन दोनों के साथ लगा दिया, मीन कि अब ये वाली वैल्यू फिक्स होगी। इसी तरह इसके ऊपर भी आप 4 प्रेस करेंगे तो ये फिक्स होगी। अब ये है कि जब इस फार्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें सिर्फ c की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये d और e जो है ये 30 वाला ही रहेगा, यानी d और e की यही वैल्यू रहेगी। इसको ये नीचे ले आए, अब ये कैलकुलेशन ठीक हो। ठीक है, और साथ ये फार्मूला भी लगा ही हुआ था तो सारा कुछ ठीक है।
अब इसमें देखें, अगर यहाँ पे पहले वाले में देखें तो ये 102.5% जो है वो 0.25 मिलीग्राम वाली कंसंट्रेशन बता रहा है, यानी 0.25 हमने ऐड की थी, उसमें डाली थी 0.3 या 0.3 से कुछ और ही होगी, 0.26 0.256 है यानी, ठीक है। तो ये काफी क्लोज है, तो 102.5% इसकी ऑब्जर्व्ड हमें जो है इसकी रिकवरी आप कह सकते हैं कि बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन 102.5% है इसकी। यहाँ पे 74.1% है, ठीक है। ये वाली जो है ये हमारी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। हमने कहा था कि +-15% होना चाहिए, तो ये +-15% के अंदर ही है, ये 15% के दरमियान में नहीं है, ये 116% चला गया, 15% से ऊपर चला गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आए तो ये वाला +-15% से बाहर है, ये अगर 85% तक होता तो वो -15% था, अगर उससे नीचे आ गया तो इसका मतलब है कि हमारी एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये आखिरी कर्व है, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, फिर अगली कैलकुलेशन करते हैं। इंसर्ट की तरह ये ग्राफ प्लॉट किया हमने, इसके ऊपर रख के ऐड ट्रेंड लाइन से डिस्प्ले आर सिचुएशन एंड आर सबकी अगर आप देखें तो आर की वैल्यू 0.998, 0.9999, 0.998, 0.995, तो सारे बड़ी अच्छी इनकी आर स्केयर वैल्यू। अब यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 9155.8 और बी की वैल्यू है 1154.8। फिर उसी तरह हम ये फार्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क ये है कि इसने उसी वाले को यही वाली वैल्यूज इसमें की हुई हैं, E30 और D30। अब सिर्फ हम यहाँ पे इसको चेंज अगर कर लें, E30 की बजाय हम इसको E39 है और D30 की बजाय D39 कर। अब इसको अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो वो अब ये वाली वैल्यूज के साथ कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये भी आउट ऑफ रेंज आ गई, ये भी आउट ऑफ रेंज है, हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट के बाहर है दोनों ये वाले, ऊपर वाले सारे ठीक है। अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 कैलिब्रेशन कर्व्स हैं, ठीक है। अब हमने इनका एवरेज वैल्यूज देखनी है, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन देखने हैं और उनका फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना है, ठीक है, या RSD जिसे कहते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही चीज होती है। उसमें फिर अब पहले तो हम ये वाली कंसंट्रेशन इसको कॉपी पेस्ट करें यहाँ से कि ये छः लेवल्स हैं। पहले वाले की हमारी परसेंट कंसंट्रेशन क्या थी, कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन, कॉपी करके इसको, तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने ये पूरा फार्मूला वहां से कॉपी पेस्ट किया। फार्मूला कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने ये वैल्यूज कॉपी पेस्ट करनी है। तो दोबारा इसको कॉपी करें अगर, और इसको फिर पेस्ट वैल्यूज ऑनली, अब ये वैल्यूज आ गई। सेकंड ये इसको हम डाटा 1 लिख लें, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4 और डाटा 5। डाटा 2 का ये वैल्यूज थी, थ्री की ये, 4। अब ये 5 डाटा सेट्स की हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो जरा बॉर्डर लगा लें। अब हमने इनकी एवरेज कंसंट्रेशन देखनी है। एवरेज कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वेशन आपको पता क्या है,
summation of x minus x bar square over n minus 1 whole under root। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ? यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू summation of x minus x bar इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इस पूरे का अंडर रूट। ये नजर आ रही है क्वेश्चन जो मैंने लिखी है? यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप सब x क्या है, x जो है वो वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज हमने फाइंड की है 60 में से 60.13 है, 29.7 है, ये सारी वैल्यूज है। ठीक है। x बार क्या है, इन सब का मीन वैल्यू क्या है। ठीक है। और फिर x माइनस एक्स बार, इसमें से मीन में से एक्चुअल वैल्यूज को माइनस करें, फिर उनका आप स्केयर लें, फिर उन सबको आप ऐड करें, और ऐड करने के बाद n-1 इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा जरा पेपर के ऊपर करने की कि ये कैलकुलेशन हो सकती है या नहीं। दूसरे नंबर पे जो एक और तरीका है इसका, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इन सब की वैल्यूज की आपने यहाँ पे आप लिखते हैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले इनका एवरेज लेना है आपने ना, मीन या एवरेज। मीन के लिए आप इसका इक्वेशन लिखे, इज इक्वल टू, मीन का एक तरीका ये है कि आप इन सबको ऐड करें और डिवाइड करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। तो इसको पहले सबको ऐड कर लें, दिस वैल्यू प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, इसको ब्रैकेट क्लोज करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 5, 60.195। तो इसी को आप नीचे ड्रैग कर लें, तो ये सबके मीन वैल्यूज आ गई। अब मीन वैल्यूज देखें, ये मीन वैल्यू को बेसिकली हमने कंपेयर करना है विद द नॉमिनल वैल्यू। 60%, अब यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। परसेंटेज कैसे आएगी, मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 100% है। यहाँ तक ये ठीक है, ये 79.3 है, मीन के ये यहाँ तक जो वैल्यूज हैं ये प्लस माइनस 15% है। ये वाली जो वैल्यू है ये 15% से कम है, यानी ये 80% से भी कम है, 20% से भी ज्यादा डिफरेंस है। तो वो जो उस इक्वेशन उसमें जो मैंने बताया था आपको, ये वाली वैल्यू जो थी, ये जो आपको नजर आ रहा है, the back calculated consideration of the calculation standard should be within plus minus 15% of the nominal value except for LLOQ। LLOQ क्या होता है, lower limit of quantification, for which it should be within plus minus 20%। ठीक है, दोबारा इस पे आ जाते हैं। अब ये जो है यहाँ तक तो ये प्लस माइनस 15% तक है ये, लेकिन ये उससे बाहर है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाली कंसिडरेशन हम नहीं बना सकते हैं कैलिब्रेशन करने। ठीक है, ये तो आगे इनकी एवरेज। अब हमने इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने इसका वो कैलकुलेट करना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक तो मैंने जो क्वेश्चन लिखवाई, दूसरा भी आप कर सकते हैं कि इसको आप मीन में से माइनस करें, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लें और उन सारे के डिफरेंस को आप ऐड करें, फिर उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइड करें। दूसरा ये है कि डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये
मीन के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, AVERAGE, एवरेज लिखेंगे तो ये ब्रैकेट स्टार्ट करके आप इन सबको इसके अंदर ऐड कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लें, ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये एवरेज आ गई। ये वही वैल्यू जो पहले हमने की, इसी को नीचे अगर आप इस तरह कर लेंगे तो ये सब की एवरेज आ गई। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी इक्वेशन है, इज इक्वल टू STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये इन्हीं वैल्यूज की हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। ब्रैकेट क्लोज करें तो ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आगे 0.14। अब इसको नीचे ले आए अगर हम 0.051, ये सबकी मीन के जब हमने इसको रिपोर्ट करना होता है तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हमने रिपोर्ट करना होता है। मीन के at 60 milligram per liter, the mean value in 5 calibration curves is 60.2 with standard deviation 0.14. अभी तक लोग आते जा रहे हैं, थोड़ा सा उधर मुझे बार-बार एडमिट करना। स्टैंडर्ड डेविएशन या ये मीन हमें क्या बताता है कि परसेंटेज रिकवरी क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्यूरेसी क्या है इसकी, ठीक है, कि हमने 60 मिलीग्राम ड्रग डाल ली और 60 मिलीग्राम ही मिली, 100% एक्यूरेट है ये, ठीक है। हमने 30 मिलीग्राम डाली, 29.4 रेट आई, 98% एक्यूरेट है। तो ये वाला जो इसका जो, इसको मैं अगर कलर कर दूं, ये एक्यूरेसी है बेसिकली, एक्यूरेसी परसेंटेज में होती है इस तरह। तो एक्यूरेसी की वैल्यू शुड बी फ्रॉम 85% टू 115%। जो इसके अंदर आएंगी वो ठीक है। अब ये 115%, 80% से उसके बाहर है, तो इसका मतलब है कि ये एक्यूरेट नहीं है हमारे, यानी 25 मिलीग्राम पर लीटर पे जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा रिजल्ट। तो इस वाले में हमारा पास जो लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है उसका वो ये फिर 0.5 है। 0.5 लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन का मतलब वो है कि लोएस्ट लेवल इन द कैलिब्रेशन कर्व व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड। अब ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लिमिट के बाहर है, हमारी एक्सेप्टेबल जो डिफरेंस है उससे बाहर है। इससे ज़्यादा हम जो मैक्सिमम वेरिएशन अफोर्ड कर सकते हैं वो ±15% है, तो ये उस रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, ये उससे बाहर है। इसका मतलब है कि इस वाली जो लेवल है इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते अपने जो कैलिब्रेशन कर्व के अंदर, ठीक है। तो हमारा कैलिब्रेशन कर्व में लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन अब आ गया 0.5। अब ये क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है तो इसके लिए हमारी लिमिट ±20% है, यानी जो सबसे लोअर लेवल है। अब हम अगली दफा अगर कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करेंगे तो वो 0.5 से स्टार्ट करके तो 60 या इससे ऊपर एक कंसल्टेशन और ले जाएंगे, या इनके दरमियान में एक कंसल्टेशन और ऐड कर लेंगे क्योंकि 6 लेवल्स हमने करने होते हैं, ठीक है। अब हमने, ये है इसकी एक्यूरेसी, परसेंटेज में होती है ये। तो एक्यूरेसी की लिमिट क्या है, ±15%, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिसीजन करनी है इसकी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? जी, कोई बताएगा? सर प्रिसीजन होती है कि आपस में वैल्यूज कितने करीब हैं एक दूसरे के। एक्यूरेसी होती है कि वो एक्यूरेट वैल्यू के कितने पास है। जी, जी, एक्चुअल ये वाली एक्यूरेसी जो है ये एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। प्रिसीजन में क्या होता है कि हम इनकी आपस में कंपैरिजन करते हैं कि आपस में एक दूसरे के कितने को क्लोज हैं ये, ठीक है। अब ये देखें, ये 60 60 60 60 सारे 60 हैं, तो बहुत अच्छी प्रिसीजन है इसकी, ठीक है। इनके ये प्रिसीजन की जो लिमिट है वो शुड बी लेस देन 15%, ठीक है। तो ये शायद 1% भी नहीं होगी इसकी, जो प्रिसीजन की जो डिफरेंस है ना इसका आपस में, इनके 100% होगी प्रिसीजन इसकी, या अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 30% वाले में देखें तो ये 30 मिलीग्राम पर लीटर में 29, 28, 29, ये भी बहुत अच्छी प्रिसीजन है। इसमें अगर देखें 43 है, 0.5 है, 58 है, 44 है, 42 है, तो ये आपस में इनकी डिफरेंस ज़्यादा है, इनमें आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई 0.15 है, कोई 0.26 है, 0.19 है, 0.16 है, 0.25। तो अब हम इसकी प्रिसीजन कैलकुलेट करते हैं। प्रिसीजन बेसिकली क्या होता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो प्रिसीजन हो। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो प्रिसीजन क्या होगी फिर, यहाँ पे प्रिसीजन लिखते हैं, प्रिसीजन है ये
ये एक्यूरेसी है तो हम परसेंटेज। अब हम यहाँ पे प्रेसिजन मीन के इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, 0.23%। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रेसिजन है। तो ये 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये वैल्यू। अब ये देखते हैं कि किसमें 15% से ज्यादा गई है। अब ये देखें प्रेसिजन इसकी, जिसमें क्लोज वैल्यूज है उसकी 1%। ठीक है, 10 वाले में 1.78, इसमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है। 1 वाले में 0.94 भी है, 105 भी है, तो वेरिएशन आपस में ज्यादा है, तो ये थोड़ी ज्यादा। इसमें अब वेरिएशन आपस में और ज्यादा है, तो ये भी है प्रिसाइज, ये बिल्कुल एंड पे है, ये एज पे है। ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 15% से ज्यादा हो गई है। अब ये क्योंकि पहले ही हम निकाल चुके हैं इसे, ये तो हमारी उसमें आता ही नहीं है क्योंकि ये कैलिब्रेशन कर्व में ये क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी ठीक नहीं थी। परसेंटेज में एक्यूरेसी इसकी कितने परसेंट आ रही थी, 79%, और इसकी प्रेसिजन भी 26% है। ये दोनों वैल्यूज आउट ऑफ रेंज है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, फिर इससे ऊपर वाली कंसंट्रेशन क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अब हमारे पास जो है ना वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ±20% है। यानी ये अगर 80% से 120% के दरमियान एक्यूरेसी होगी तो वो ठीक है। इसके लिए भी इक्वल टू आर लेस देन 20%। ये अगर प्रेसिजन इसकी 20% से कम होगी तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। अगर हम कोई और कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं, यानी 5 और कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं यही वाली वैल्यूज यूज करके, और उनमें से जो 0.5 वाली है वो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो एक आ जाती है 118%, उसकी एक्यूरेसी आ जाती है, और प्रेसिजन उसकी आ जाती है 17 पॉइंट समथिंग %, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ऊपर वाली किसी कंसंट्रेशन में ±15% या ये वाली वैल्यू लेस देन 15% होनी, इनमें 20% की गुंजाइश नहीं है। 20% की छूट सिर्फ सबसे लोअर लेवल के लिए। यानी ये जो इसको अगर मैं कलर करूं, इसके लिए येलो के लिए ±20%, इसके लिए हमारे पास 20 है, और बाकी सबके लिए ±15%। तो इन सब के लिए 15%। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन के लिए, अब ये हमारा लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है एल। इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये इसकी पीक्स तो आ रही थी, ठीक है ना, पीक्स आ रही थी, इसका पीक एरिया भी हमारे पास आ रहा था, क्रोमेटोग्राम में इसकी वैल्यूज आ रही थी, लेकिन ये हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, एलओडी। लिमिट ऑफ डिटेक्शन वो वाली कंसंट्रेशन है जो के पीक दे रही है, जिस जो क्रोमेटोग्राम में जिसकी पीक नजर आ रही है और वो उसका एरिया भी दे रहा है क्रोमेटोग्राम, तो वो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है। ठीक है, अगर उस एरिया की मदद से हम उसकी कंसंट्रेशन को क्वांटिफाई कर पा रहे हैं तो फिर उसका लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, सॉरी लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है, लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। अगर क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, सिर्फ पीक नजर आ रही है, तो इसमें इस वाले केस में 0.25 लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, 0.5 उसका लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है। इसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया ±20% है, बाकी सबके लिए ±15% होना चाहिए फॉर एक्यूरेसी। जी कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो। अच्छा अच्छा, अब आपने काम ये करना है कि ये मैं आपको पूरे, पहले ही आपके पास है डाटा ये वाला, ठीक है, ये मैंने दिया हुआ है आपको डाटा ना, तो उसी के ऊपर आपने अब ये वाला टेबल खुद प्लॉट करके तो वो कॉपी के अंदर लगाना है। पहले वाला जो था वो कैलिब्रेशन कर्व वाला था कि आपने 6 कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किए, उनके डाटे को आपने लिखना है लाइनों वाले पेज पे और थ्योरी लिखनी है,
और जो दूसरा ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आपने उसके ग्राफ लगाने हैं, ठीक है। और इस वाले में आपने जो दूसरा ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आपने ये वाला टेबल पूरा प्लॉट करना है। एक्सेल के ऊपर बना के उसका प्रिंट लगा लें या उसके ऊपर हाथ से लिख लें। ये कैलकुलेशन आप हाथ से भी कर सकते हैं, खुद भी कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर उस तरह करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। एक्सेल सीखने का पर्पज़ यही है कि आपका टाइम बच जाया करे। आप फ़ौरन एक फ़ॉर्मूला लगाएँ, ये दोबारा फ़ॉर्मूला लगा के मैं आपको दिखा दूँ। मीन के लिए फ़ॉर्मूला क्या है, इक्वल टू प्रेस करना है, AVERAGE। जब फ़ॉर्मूला ठीक हो तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। उसके आगे आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और वो रेंज पूरी लिख दें उसमें और इसको आप क्लोज़ कर दें। अगर रेंज बहुत ज़्यादा लंबी है और आप उसको ड्रैग नहीं करना चाहते, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप उसकी सिर्फ़ वैल्यूज़ लिखते हैं। AVER ब्रैकेट स्टार्ट, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, अ अ, 51 से लेके G51 तक। तो C51 ये कोलन या सेमीकोलन होता है क्या? से G51 ब्रैकेट क्लोज़, ये आ गया। और इसी को आप नीचे जैसे ड्रैग करते जाएँगे ये सारे के सारे वैल्यूज़ को खुद ही ऐड कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। परसेंटेज कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू STDEV ब्रैकेट स्टार्ट, वही वाली वैल्यूज़ C51 टू G51, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू STDEV सर ये बस डेटा है, हमने इसके लिए कोई ग्राफ वगैरह तो प्लॉट नहीं करना है ना? इसके लिए ग्राफ नहीं प्लॉट करना। वो जब कभी कोई ओके सर। जब आपने एक्चुअल स्टडी की हो, जब आपने उसको पब्लिश करना हो तो उसके लिए ग्राफ होते हैं इसके एक्यूरेसी और प्रिसिजन के भी। लेकिन वो अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने आज सिर्फ़ क्या किया है कि बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशंस देखी हैं, ठीक है। यानी जो कंसंट्रेशन हमने कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करने के लिए यूज़ की थी, उसका जो एरिया आया था, उसी एरिया को यूज़ करके उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट की यहाँ से। ये एरिया आया था, इसी एरिया की हेल्प से हमने ये कंसंट्रेशन फाइंड की और उस कंसंट्रेशन की हेल्प से हमने फिर देखा कि जी इसके अंदर कितने परसेंट एक्यूरेसी और प्रिसिजन है। और फिर जो सबसे लोअर लेवल जो हमारे लिमिट के अंदर आ रहा था उसको हमने कह दिया ये लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है और फिर लिमिट ऑफ डिटेक्शन। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम एक्चुअल एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन करेंगे क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स के साथ, ठीक है। उसपे फिर हमने ये वाली कंसंट्रेशन नहीं लेनी जो हमने कैलिब्रेशन कर प्लॉट की, उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन लेंगे। तो वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे उसको, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके सर। समझ आ गया आपने सर करना क्या है? थ्योरी में बस इसका थ्योरी हेलो में आप इसको बैक कैलकुलेशन ये जो स्लाइड है ये थ्योरी में आपने लिखनी है, ठीक है। जो स्लाइड के ऊपर मैंने आपको दिया हुआ है इसका क्राइटेरिया क्या है बैक कैलकुलेशन का, ठीक है। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या होता है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये आपको अगर इसमें नहीं भी दिया हुआ तो आपको मिल जाएगा कहीं से भी, इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो आपने लिखनी है। प्लस आपने डाटा इसका जो है वो ये टेबल आपने ब्लैंक पेज पे बनाना है, ठीक है। लाइनों वाले पेज पे आपने इसकी थ्योरी लिखनी है, ब्लैंक पेज पे आपने इसका टेबल बनाना है। और जो पहले वाला प्रैक्टिकल था उसमें लाइनों वाले पेज पे आपने ये सारे डाटा सेट लिखने थे, 5 डाटा सेट ये वाले। ये जो कंसंट्रेशन और टाइम जो एयूसी वाला एरिया उसका जो है वो पीक एरिया का डाटा, ठीक है। और जो दूसरे ब्लैंक पेज के ऊपर आपने ये ग्राफ इनके सारे जो पेस्ट करने थे, ठीक है जी। सर डेटा सेट हमारा इसके ग्राफ के साथ ही आ जाएगा? डाटा सेट ग्राफ के साथ ही लगा दें फिर, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे आप उसकी वो लिखते हैं जो थ्योरी है उसकी, क्या नाम है उसका, थ्योरी? जी सर, थ्योरी लिख देंगे। सिलेक्टिविटी, बैक कैलकुलेशंस की सर। बैक कैलकुलेशन की, कैलिब्रेशन कर्व्स क्या होते हैं, उसका प्रोटोकॉल पूरा क्या होता है कि मिनिमम 6 कैलिब्रेशन कर्व होने चाहिए, उसके लेवल होने चाहिए, ठीक है। फिर उसमें से क्राइटेरिया क्या है हमारा, उसको किस तरह आपने रिपोर्ट करना है कि स्लोप और इंटरसेप्ट के साथ रिपोर्ट करना है आपने, उसके आर स्केयर वैल्यू उसको बतानी है। फिर बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन आपने उसकी कैलकुलेट करनी है और उसका क्राइटेरिया क्या है कि विद इन 15% होना चाहिए एक्यूरेसी और प्रिसिजन और लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन के लिए ±20% होनी चाहिए, ठीक है। और ब्लैंक पेज पे आप उसके ग्राफ भी और टेबल भी बना दें, ठीक है जी। फिर
यस सर। चलिए इंशाल्लाह फिर आज शाम को ही देख लेते हैं फिर नया जो प्रैक्टिकल, या वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, 8 बजे तक। कोई प्रॉब्लम मतलब ठीक शाम है। के टाइम भी ठीक ही है, कोई इतना इशू नहीं होता मेरे ख्याल में। चलें, ओके फिर।